Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Today's topic is Lord of the Flies, justification of the title. कि हमने यार इस क्वेश्चन में जो है आज ये सीखना है कि क्या ये जो टाइटल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है क्या इस नावल को सूट करता है, क्या ये जस्टिफाई करता है इसको, क्या ये इसके लिए सूटेबल है. इट इज़ सेड दैट द टाइटल ऑफ अ बुक शुड बी लाइक द साइन बोर्ड ऑफ अ शॉप. कि ये कहा जाता है कि किसी भी जो है किताब का जो टाइटल होता है ना, ये वो बिल्कुल उसके साइन बोर्ड की तरह होता है. जैसे कि एक दुकान पे कुछ बाई साइन बोर्ड लगा होता है ना, जिस पे लिखा होता है कि ये शॉप का नाम है, इसमें ये जो आइटम्स हैं वो मौजूद हैं. जस्ट एज अ साइन बोर्ड इंडिकेट्स द गुड्स दैट आर सोल्ड इन द शॉप. वो साइन बोर्ड ये बताता है कि इस दुकान में कौन कौन सी चीज़ें जो है फ़रोख्त होती हैं. सो एज अ गुड टाइटल शुड गिव एन इंडिकेशन सो द कंटेंट ऑफ द बुक. तो जो अच्छा टाइटल होता है वो किताब के अंदर जो कंटेंट पाया जाता है ना उसकी जो है डिटेल्स बता देता है. इट्स थीम, सिम्बोलिज्म, एक्सेट्रा. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एज अ टाइटल इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस नावल ऑफ गोल्डिंग. अब ये जो टाइटल गोल्डिंग ने चूज किया है ना, ये इसके लिए बहुत मुनासिब है. क्यों मुनासिब है? एज इट गिव्स अस डेफिनेट क्लू टू द मेजर थीम ऑफ द नावल. क्योंकि ये हमें इस नावल के मेजर थीम की तरफ है लेके जाता है. द टाइटल क्लियरली शोज दैट द नावल वाज इंटेंडेड टू हैव एन एलेग्रिकल पर्पस. तो ये टाइटल हमें बताता है कि इस नावल को बयान करने का, या लिखने का जो मकसद था वो एलेग्रिकल था. मतलब यानी जो है टू लेवल पे जो था ना, ये मीनिंग देता है. इसके बाद है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज़ अ ब्लीजबर्ग मेंशन्ड इन द बोथ द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट. कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में शैतान की बात की गई है, डेविल की बात की गई है, ब्लीजबर्ग की बात की गई है, और उसको जो है ओल्ड जो है नोशंस पे भी और न्यू जो है ट्रेडिशंस के मुताबिक भी जो है ना बताया गया. ब्लीजबर्ग इज़ द प्रिंस ऑफ डेमंस. यानी वो जो है सरदार है या शहजादा है शैतानों का. एंड मिल्टन यूज दिस नेम फॉर वन ऑफ हिज फॉलन एंजल्स. अब ये एक दफ़ा इसका जो नाम है ना वो उसने मिल्टन ने भी अपने जो है उसमें यूज़ किया था पैराडाइज लॉस्ट में. फॉर अ नावल टू हैव दिस टाइटल एविडेंटली शोज डैट थीम ऑफ द स्टोरी वुड बी इवल. यानी इसने नावल के जो है टाइटल से हमें ये पता चलता है कि स्टोरी का जो थीम है वो बदी पे है और अ क्लैश बिटवीन द फोर्सेज ऑफ इवल, या फिर जो इवल के की जो फोर्सेज होती हैं, जो ताकतें होती हैं, उनके बारे में है. एंड द फोर्सेज ऑफ गुड, और यानी अच्छाई और बुराई के दरमियान जो एक क्लैश पाया जाता है ना, उसके बारे में है. एंड इन डेट सच अ क्लैश इज़ द प्रिंसिपल थीम ऑफ इस पर्टिकुलर नावल. उस बात में कोई शक नहीं है कि इसका जो थीम है वो एग्जैक्टली यही था, और इसमें इसी चीज़ की जो है ना बात की गई है थ्रू आउट द नावल. The phrase Lord of the Flies first comes in chapter 8 when we find Simon alone in the jungle. अब ये लफ्ज़ जो है ना, इस कि अगर आप टेक्स्ट को रीड करें ना तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का जो वर्ड है चैप्टर 8 में जाके आता है, जहाँ पे सिमन जो है जंगल में अकेला होता है. ही इज़ लुकिंग फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस इन द फॉरेस्ट. मतलब यानी वो जो है जहाँ से छुपा हुआ ना वहाँ से देख रहा होता है. एट द फ्लाई कवर्ड हेड ऑफ डेड पिग किल्ड बाय जैक एंड हिज हंटर्स. यानी जहाँ पे जो है ना वो हेड पिग जो है वो उसको मारा गया होता है, मार दिया होता है जैक ने और उसके हंटर्स ने. जैक कट ऑफ द सोज हेड. जैक क्या करता है कि उसका जो सर है जो है सो का जो है सर होता है वो काट देता है. ऑफर इट एज अ सेक्रीफाइस टू द बीस्ट. और फिर उसको जो है बीस्ट के जो है ना बीस्ट के सामने कुर्बान करने के लिए रख देता है. इन ऑर्डर टू पीस इट अबीज द बोस, ताकि वो बीस्ट को जो है खुश कर सके, क्योंकि उसके जो है वो ख्यालात या अकायद होते हैं ना बीस्ट को लेके कुछ. दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर डार्कनेस. सिमन हैज़ ऑब्जर्व द डूइंग्स ऑफ जैक. सिमन ने जो है ना वो जैक के कारनामों को जो है ऑब्जर्व मुशाहदा कर लिया होता है, देख लिया होता है. एंड हिज हंटर्स, और उसके जो शिकारी साथी होते हैं. एंड सोज हेड, और सो के सर को भी सीम्स टू सिमन टू बी ब्लीजबर्ग, जिसकी वजह से उसको जो है ना वो ब्लीजबर्ग की तरह लगता था, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. ही फील्स एज इफ़ द हेड द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज वॉज स्पीकिंग टू हिम. वो उसको ऐसा महसूस होता है कि यानी वो जो सर है ना वो उससे बातें कर रहा है. इट वॉन्ट्स सिमन डैट ही कैन नॉट एस्केप हिम. तो यानी उस बात को सिमन को इस बात से डराया धमकाया जाता है कि वो इससे नहीं भाग सकता था. बीच फॉर ही इज़ पार्ट ऑफ एवरी वन एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़. यानी जो वो बीस्ट को जो है ना समझ रहे होते हैं कि वो हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, या हर एक के पास होते हैं, हर एक के सामने आते हैं, और ज़िंदगी में होने वाले तमाम मुश्किलात के ज़िम्मेदार भी वही होते हैं. ही थ्रेटन सिमन. वो सिमन को डराता है रिपीटेडली, बार बार. एंड फाइनली सिमन फैंट्स, और फाइनली जो सिमन होता है वो बेहोश हो जाता है. दिस हेलुसिनेशन इज़ डिस्क्राइब्ड एट द एंड ऑफ चैप्टर 8 एंड इट explains the title of novel and the allegorical significance of the whole story.
तो हेलुसिनेशन कहते हैं फ़रेब नज़र को या फ़रेब ख़याल को। तो इस ये जो फ़रेब नज़र होता है ना, तो ये चैप्टर एंड के 8 पे जो है वो बयान किया जाता है कि यानी किस तरह से ये नावल जो है नावल के टाइटल को जस्टिफाई करता है और इसकी जो है एलेगरिकल जो है पूरी स्टोरी की क्या अहमियत है। द हेड ऑफ द पिग हंग ऑन आ स्टिक, यानी जो पिग का हेड होता है वो एक छड़ी पे लटका दिया जाता है। बिकम्स अ सिंबल ऑफ टेरर, जो कि दूसरों के लिए खौफ की अलामत बन जाता है। गोल्डिंग गिव्स इट द टाइटल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विच इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ अरबिक वर्ड बल्जबिब, जो कि शैतान का नाम है। तो अब क्या है कि उसने ये वर्ड कहाँ से लिया है कि उसने एक अरेबिक वर्ड से लिया जिसका नाम बिलिस्बब होता है, द नेम ऑफ अ डेविल, जो कि एक शैतान का नाम है। द हेड ऑफ द पिग रिप्रेजेंट्स द इवल ऑफ अनरीजन। अब जो पिग का जो सर होता है वो बेवजह की जो बदी या बुराई होती है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। द फ्लाइज डैट बज ओवर द guts of the soul are instinctive beings and they represent the primitive urges that dominate the boys। अब जो मक्खियाँ यानी जो किसी भी बीज के गिर्द या भनभुना रही होती हैं तो ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से यानी वो जो बुराई है या बदी है ना उन लड़कों के गिर्द मंडला रही होती है। ही लॉर्ड ऑफ फ्लाइज आस्क सिमन टू गो अवे, जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो होता है वो सिमन को जो है चले जाने को कहता है। सिमन इंसिस्ट डैट द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इज़ ओनली अ पिग्स हेड ऑन अ स्टिक, और सिमन को जो है ना इस बात पे जोर डालता है कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज ही पिग का सर है जो कि एक छड़ी पे लटका हुआ था। इनफैक्ट दिस होल एपिसोड इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट इम्पल्सेस इन अ मैन। तो ये पूरा जो एपिसोड, ये पूरी जो हमने स्टोरी ऊपर पढ़ी है, ये इस बात की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखती है कि ये कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, क्लैश पाया जाता है इंसान के ख्यालात के हाईएस्ट और लोएस्ट होने का। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ वुड नेवर बी एबल टू हंट और किल द बीस्ट। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो बिलिस्बब होता है ना, वो इस बात की वजाहत करता है कि लड़के कभी भी जो है ना बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, उसको शिकार या उसको मार नहीं सकेंगे। एंड देन द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज सेज यू न्यू डिड नॉट यू आई एम पार्ट ऑफ यू, के तुम्हें जानते नहीं हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। इट आंसर्स द क्वेश्चन वाई द सिविलाइजेशन ऑफ बॉयज़ इज़ टोटल फेलियर। ये इस बात का जवाब होता है कि लड़कों की जो तहजीब होती है वो क्यों ख़राब हो रही होती है, क्यों नाकामी की तरफ जा रही होता है। द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट इन द बॉयज़ देमसेल्फ, यानी लड़कों के अपने अंदर जो है ना वो बदी पाई जाती है, उनके अपने अंदर जो है ना बुरे ख्यालात होते हैं, जो बुज़दिली होती है। Golding wants to say that whatever name you give to the evil devil, sin, neurious, hate, violence, brutality, the fact is that evil exists inside man। अभी बहुत अच्छी बात गोल्डिंग ने की है कि वो कहता है कि यानी बुराई को आप कोई भी नाम दे दो, उसे बदी कह लो, बुराई कह लो, शैतान कह लो, नफ़रत कह लो, जो है उसे दरिंदगी कह लो या फिर शैतान गुनाह कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन जो असल बुराई है वो इंसान के अपने अंदर पाई जाती है। The symbolic encounter between Simon and the Lord of the Flies represents the conflict between good and evil। मतलब जो कि इंटरव्यू होता है या बातचीत होती है ना सिमन और लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के दरमियान, तो वो एक कन्फ्लिक्ट को जाहिर करते हैं कि यानी अच्छाई और बुराई में जो फ़र्क पाया जाता है। एज इट इज़ फाउंड इन एवरी मैन, जो कि हर इंसान में होती है। एज सिमन एंड लॉर्ड ऑफ फ्लाइज रिप्रेजेंट यूनिवर्सल टेंडेंसीज, क्योंकि सिमन जो है वो एक गुड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है वो इवल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये दोनों चीज़ें यूनिवर्सल हैं, ये हर वक्त में, हर एज में, हर ज़माने में जो हैं पाई जाती रही हैं और आने वाले ज़मानों में भी जो है ये एग्जिस्ट करेंगी। सो ईच ऑफ द अदर करेक्टर स्टैंड फॉर अ सिंगल क्वालिटी। हर करेक्टर जो है वो एक सिंगल क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी को, डिस्ट्रक्टिवनेस को, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट दैट एग्जिस्ट टू अ ग्रेटर और लेसर डिग्री इन एवरी मैन। यानी ये तमाम जो खसूसियात हैं ये हर इंसान में पाई जाती हैं, अच्छी भी और बुरी भी, समझबूझ भी होती है, क्रिएटिविटी भी होती है, कुछ धबाकुन आते भी होती हैं, जुल्म भी होता है, ज़्यादतियाँ भी होती हैं। हर चीज़, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स इंसान के जो है ना हिस्सा होते हैं, क्योंकि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, वो इवल एंड वाइस का जो है मिक्सचर होता है। आगे देखिए, Rolf's tendency to adventure and common sense, Piggy's intellectualism, Simon's religious feeling and mystic behavior, Roger's instinct for torture, Jack's inclination toward destruction, all are part of man and and man's moral outlook decides how these tendencies are oriented in him। अब इन करेक्टर्स में जो ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, कुछ में अच्छी हैं, कुछ में बुरी हैं, ये सारी हर इंसान में होती हैं, लेकिन अब इंसान की अपनी फ्री विल होती है कि वो कितना जो है इवल की तरफ जाता है और कितना जो है वो वर्चू की तरफ जाता है। These are all present as impulses in man। अब ये तमाम ख्वाहिशात जो है ना हर इंसान में तकरीबन पाई जाती हैं। द नावल निगेट्स द बिलीव डैट नेचुरली गुड मैन इज़ द इनोसेंट। अब नावल जो है ना ये कहानी बयान करता है, इस अकीदे की जो है ना याद दहानी करवाता है कि इंसान जो है ना जब पैदा होता है ना वो बिल्कुल मासूम होता है एंड हेल्पलेस और बिल्कुल बेबस होता है, विक्टिम ऑफ सोशल फोर्सेस ओवर विच ही हैज़ नो कंट्रोल। लेकिन जो सोशल फोर्सेस होती हैं, उसका इन्वायरमेंट होता है, उसकी सोसाइटी होती है ना, वो उस पर जो है असरअंदाज होती है, उस पर जो है वो उसके काबू में नहीं होती। गोल्डिंग ऑल्सो रिजेक्ट्स
रोसेजियो आइडियल्स ऑफ द नोबल सेवेज नेचुरल मैन वाज गुड बाय इंस्टिंक्ट। अब जो गोल्डिंग है ना वो उसके ये रोसेजियो एक क्रिटिक है, उनके इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है कि यानी कुदरती तौर पे इंसान जो है अच्छा होता है। डेट मैन इज़ विक्टिमाइज फ्रॉम बर्थ बाय सोसाइटी विच इज़ द रियल कल्प्रिट। कल्प्रिट कहते हैं कि मुजरिम को या ख़ताकार को, कि यानी इंसान जो वो यानी वो गोल्डिंग इस बात को नहीं मानता कि इंसान जो है पैदाइशी तौर पे जो है मासूम होता है या अच्छा होता है, और सोसाइटी की वजह से जो है ना वो मुजरिम बन जाता है। गोल्डिंग फॉलोज द बाइबलिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी बाइबल में जो इसके बारे में बताया गया ना इंसानी फितरत के बारे में, जो गोल्डिंग है ना वो उसको फॉलो करता है, उसको मानता है। इन द फर्स्ट आउटलुक द बुक ऑफ जेनेसिस ओल्ड टेस्टामेंट एडम एंड ईव आर रिप्रेजेंटेड एज हैविंग ब्रॉट देयर ओन डाउनफॉल थ्रू डिसोबीडियंस विच हैज़ बिन कॉल्ड ओरिजिनल सीन। यानी ओरिजिनल सीन उसे कहा जाता है ना कि एडम और ईव की जो कहानी हमने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ी थी, जो है ना वो जेनेसिस की बुक ओल्ड टेस्टामेंट में ये बताया गया उसके बारे में कि यानी वो एडम और ईव जो है ना अपने जवाल की वजह खुद बनते हैं, वो उनकी अपनी नाफरमानी होती है कि जिसकी वजह से वो जन्नत से निकाले जाते हैं। Theologians think that all mankind is sinful and wicked because Adam and Eve were sinful। अब क्या है कि जो अब जो दीनियाती लोग होते हैं ना वो इसके थियोलॉजिकल जो थियोलॉजियन जो वर्ड्स है ना वो दीनियाती लोगों के लिए थिंक डेट ऑल मैनकाइंड इज सिंफुल एंड विक्ड बिकॉज एडम एंड ईव आर सिंफुल। वो उनको ऐसा लगता है कि तमाम इंसानियत जो है ना वो गुनाहगार और बद है, क्योंकि एडम और ईव जो कि इन सब तमाम इंसानियत के माँ बाप है ना वो गुनाहगार थे। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैन इज़ बर्न इन टू द वर्ल्ड इन अ स्टेट ऑफ ओरिजिनल सीन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंसान जब ये इस दुनिया में पैदा होता है ना तो वो गुनाहगार ही पैदा होता है। फॉर ट्रेसेबल टू हिज ओन ह्यूमन नेचर एंड नॉट टू सोसाइटी, यानी उसको जो है यानी सोसाइटी से या ह्यूमन नेचर से बुराई सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पैदा ही बुराई के साथ होता है, क्योंकि वो आदम की औलाद है। जब जो गुनाह आदम ने किया ना तो वो ऑटोमेटिकली उसकी नस्लों तक जो है वो चलता आ रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। दस गोल्डिंग बिलीव्स इन द फॉल ऑफ मैन, यानी इसलिए जो गोल्डिंग जो है वो इंसान के जवाल पे यकीन रखता है। बट गोल्डिंग डज नॉट मेयरली होल्ड द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हेड बाय क्रिश्चियनिटी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ महज जो है ना मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू जो कि क्रिश्चियनिटी में सिर्फ उसी को नहीं मानता ही। इसको मेन कंसर्न इज़ विद ह्यूमन नेचर, उसका मेन जो बुनियादी जो लेना देना है ना वो इंसानी फितरत के साथ है। हिज सेकंड नावल द इनहेरिटर्स आल्सो प्रेजेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिमिटिव माइंड, यानी उसका एक और नावल है जिसका नाम इनहेरिटर्स है, उसमें भी इसने इसी चीज़ को जो है ना इलेबोरेट किया है। बिलीव दैट देयर कैन बी नो हैप्पी सिचुएशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैन सोसाइटी बिकॉज द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर शेप सोसाइटी। अब उसका ये मानना है कि यानी इंसान की जो मुआशरे के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी मसाइल होते हैं ना, उनका कोई हैप्पी सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इंसान जो है ख़ुद उन मसाइल की वजह होती है, इंसान में खुद में डिफेक्ट पाए जाते हैं। ही स्ट्रेसेस द पॉइंट डेट मैन इज़ इवल बाय इंस्टिक्ट, वो इस बात पे बार बार जोर डालता है कि इंसान जो है बाय नेचर बाय बर्थ जो है वो बुरा होता है। ही कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, वो सिर्फ सोसाइटी के रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती हैं, चीज़ें होती हैं, जो फोर्सेज होती हैं, सिर्फ उनके बाय कंट्रोल किया जाता है। द मोमेंट ही इज़ फ्री ऑफ दीज नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी जिस लम्हे भी वो इन तमाम रूल्स रेगुलेशन से सोसाइटी से आज़ाद हो जाए एंड इज़ गिवन हिमसेल्फ ही टर्न सेवेज, यानी जब उसको कोई मुआशरा नहीं होगा, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो वो ऑटोमेटिकली खून ख्वार दरिंदे की तरह बन जाएगा, एज द बॉयज़ ऑन द आइलैंड, जैसा कि आइलैंड के लड़कों ने किया था। गोल्डिंग लाइक कॉर्नर्ड एक्सपोजेज द इनर डार्कनेस ऑफ द मॉडर्न मैन। अब जो है हार्ट ऑफ डार्कनेस नावल है जोसेफ कॉनरैड का, उसमें भी उसने इसी पॉइंट ऑफ व्यू को बयान किया कि यानी बुराई और जो डार्कनेस है ना वो इंसान के अपने अंदर पाई जाती है। हीज़ आइडियल इज़ नीदरलैंड मैन 12,000 BC मैन ऑफ यूरोप, यानी वो एक यूरोप का एक आदमी है जो कि जिसको वो अपना आइडियल समझता है। इसके बाद ये कोटेशन नेक्स्ट आपने नहीं करनी, इसको आप स्किप कर दें। आगे देखिए, टू बी कर्ड वी कैन से दैट द टाइटल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस नावल बिकॉज इट वेरी ब्यूटीफुली प्रेजेंट्स द थीम ऑफ द नावल। तो हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में कि ये लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो नावल का टाइटल है ये इसके लिए बहुत मुनासिब है, क्योंकि ये उसके थीम को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। मैन इज़ बाय नेचर इवल, जो कि इंसान जो है बाय नेचर बुरा होता है। एंड व्हेन जैक प्रेजेंट्स अ सैक्रिफाइस टू द बीस्ट, और जब जैक जो है बीस्ट को कुर्बानी पेश करता है, गोल्डिंग सक्सीज इन डिस्पेलिंग द नोशन डेट मैन इज़ बेसिकली गुड, तो इंसान वो गोल्डिंग जो अपना पैगाम देना चाह रहा होता है उसको पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। गोल्डिंग बिलीव्स डेट मैन इज़ अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, गोल्डिंग का ये मानना है कि इंसान जो है वो फॉलोअर है, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का फॉलोअर है, शैतान का फॉलोअर है, बिलीज़बब का फॉलोअर है। एज लॉर्ड ऑफ फ्लाइज अटर, जैसा कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में ये डायलॉग है बिलीज़बब का जो खुद कहता है आई एम पार्ट ऑफ यू, कि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, मतलब यानी इंसान के शैतान जो है वो इंसान के अंदर पाया जाता है। ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल का लेक्चर। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया। If you find any ambiguity or confusion, you may ask me freely. Allah Hafiz.